नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। कैसे हो मेरे साथियों। और आज हम इस अपने नवीनतम समसामयिकी की इस कक्षा में लेकर आए हैं कुछ और बेहतरीन प्रश्न जो कि आज के इस समय के साथ ही प्रासंगिक है और इनको अपन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और मित्रों, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, आज मैं आप लोगों के लिए साथ साथ में एक और बेहतरीन बिंदु अपने इस करंट जीके की कक्षा में शुरू कर रहा हूँ और वो है भारत भ्रमण। साथियों, भारत भ्रमण नाम है, आपको भ्रमण नहीं करना है, घर से बाहर ही नहीं निकलना है, लेकिन हाँ, हम यहाँ भ्रमण करेंगे, मतलब उन चीज़ों को जान लेंगे सभी को। ठीक है, तो साथियों, अब मुझे ये बताना, आप लोग जब ये कक्षा देख करके, है ना, जब निकल रहे हो कक्षा से, तो वहाँ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये किस प्रकार की कक्षा थी और आपके लिए क्या फ़ायदेमंद साबित होती है, ये भी बताना। तो शुरू करते हैं अपन आज के धमाकेदार प्रश्न से। और वो प्रश्न क्या है कि वर्ल्ड वाइड फंड WWF इंडिया ने अपना पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम, देखो कार्यक्रम है पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम, का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। बात है ब्रांड एम्बेसडर की, WWF है ना के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो ये नीचे नाम दिए गए, इन लोगों में से किसी एक को चुनना है हमें। एक तो हम बात करते हैं किसकी, सुनील शेट्टी की, तो वो तो यहाँ ऑप्शन है नहीं। अगले अपन विकल्प पर चलते हैं, अमिताभ बच्चन पर, जो कि ये भी नहीं है। ठीक है, अमिताभ बच्चन जो भी ये भी नहीं है। तो अगला प्रश्न है करीना कपूर, तो करीना कपूर भी नहीं है। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर अपने आप बच गया, है ना, विश्वनाथन आनंद, है ना, विश्वनाथन आनंद। ध्यान रखना, शतरंज के खिलाड़ी है, जबरदस्त खिलाड़ी है भी, है ना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हें मिला है, तो बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है विश्वनाथन आनंद, जिन्हें क्या किया गया है, ब्रॉड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए, मेरे लिए और अपन सब लोगों के लिए जरूरी थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, वो भी देखो बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वर्ष 2020 में भारत की विकास दर, ध्यान देना भाई, भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है मित्रों। आजकल की एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न, SSC CGL, इन एग्जामों में ये प्रश्न आते ही है ना। कोई भी एग्जाम अगर आप जिसमें हमारी भारतीय समसामयिकी आती है उसमें ये प्रश्न आता ही है इस प्रकार का। तो ये देखो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार 2020 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो ध्यान देना, देखो अनुमान लगाने वाला बंदा कौन, मतलब संस्था है IMF। इसका बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया, आपको याद होगा, हमारे भारत के एक बहुत ही महान अर्थशास्त्री रघुराम राजन, आपको याद होगा, ये पूर्व हमारे क्या थे, RBI गवर्नर भी थे। ठीक है, तो अब अपन अगली बात करते हैं और वह अपनी कौन सी है, वो अपनी है RBI गवर्नर की बात हमने कर ली है। ठीक है, ये पूर्व थे, अब तो आप जानते ही हो शक्तिकांत दास है, तो इसके ये बाहरी सलाहकार नियुक्त किए गए IMF के, और ये अनुमान लगाती हैं कि 2020 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने वाली है। पहले तो मैं उत्तर की बात कर देता हूँ आपके सामने मित्रों। इसने ये अंदाज़ा लगाया है कि भारत की विकास दर 2020 में भी 1.9% रहने वाली है। ताज्जुब और रोचकता से परिपूर्ण एक बात ये भी है साथियों, कहते हैं कि इस 2020 में लगभग दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो चौपट सी हो जाएगी और किसी में विकास दर, है ना, विकास दर में वृद्धि होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन दुनिया के 2 ही ऐसे देश हैं, एक तो है भारत जिसकी विकास दर बढ़ेगी, और एक है चीन, दोनों ही पड़ोसी है ना, पड़ोसी, तो इनकी क्या है, वृद्धि दर बढ़ने वाली है। तो मित्रों, मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ, अगर बात करें, अब मैं 2020 की बात करूँ तो भारत की 1.9% वृद्धि दर होगी। और अगर 2020 से भी 2021 का भी अनुमान लगाया है, और 2021 में भारत की वृद्धि दर अनुमान कितने प्रतिशत दर्शाया गया है, तो ध्यान रख लेना 2021 में 7.4% अनुमान लगाया किसने, IMF ने। और जब अपन बात करेंगे चीन की, तो चीन की वर्तमान में कितनी है,
चीन की 2020 में तो 1.2% रहने का अनुमान है, और 2021 में ये बाहर से बढ़कर आगे चली जाएगी तो 9.2। ध्यान रख लेना, ये 2021 और ये अपना 2020। तो मैंने ये आपको बड़ा ही जबरदस्त तथ्य बताया। अब कई लोग सोच रहे हैं ये याद कैसे होता है, कितना सरल है। 1.9 अब है 2020 का अनुमान है, IMF लगाता है कि भारत में और चीन में 1.2, और फिर 2021 में 7.4 और चीन में 9.2। तो ये लगाया था IMF ने अनुमान। चलते हैं अपन अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न अपना कौन सा है साथियों, वो है, ये तो मैंने आपको बता दिया है, ये वाली बात बताई है कि विश्व में लगभग सभी देशों की नकारात्मक मतलब माइनस में जा रही है, लेकिन ये 2 ही देश है इनमें वृद्धि हो रही है। यह अच्छा हमारे लिए संकेत है। निम्नलिखित में से किसे 2022 एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर चुना गया है? बात वही है शुभंकर की। तो अब शुभंकर किसे चुना गया है वो अपन बात करते हैं शुभंकर की। 2022 एशियाई पैरा खेलों का। तो ध्यान देना, यहाँ पर कई शुभंकर दिए गए अलग अलग खेलों के हैं। तो एक तो है द स्मार्ट ऑफ टिपिल, और ये जो शुभंकर है द स्मार्ट ऑफ टिपिल, ये टोक्यो ओलंपिक का है भाई। किसका है? टोक्यो ओलंपिक का है, जो कि आपको पता होगा अब ये आगे हो गया है ना। पहले 2020 में अपने अभी होने वाला था, लेकिन अभी इसे कब 2021 में कर दिया गया, 1 वर्ष के लिए इसे स्थगित कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है। और ये फेई या फी ऐसे नाम मिलता है। ये जो शुभंकर है ये अपने 2022 के एशिया पैरो खेलों का क्या है? शुभंकर है। तो उत्तर 2 नंबर हो जाएगा। अगर बात करें अपन रूबी गुल्ला की, अगर किसकी बात करें रूबी गुल्ला की, तो ध्यान देना 36वें नेशनल गेम होंगे, जो 36वें नेशनल गेम है, तो उन गेमों की क्या है, गेमों का ये शुभंकर है। और जब बात करेंगे 80 की, तो 80 है जो अपना है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, है ना। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, ठीक है। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए ये क्या है? शुभंकर है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। तो अपना एक और प्रश्न हुआ जो कि महत्वपूर्ण था। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, और जो कि अपना अगला प्रश्न कौन सा है, वह है प्रश्न नंबर 4। और 4 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि किस देश ने भारत को हार्पून मिसाइल देने की मंजूरी दी है? ध्यान देना, भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने लिए। किस देश ने भारत को हार्पून मिसाइल का नाम है हार्पून, ठीक है। और ये मिसाइल है एंटीशिप-रोधी है, ठीक है। ये मिसाइल बहुत ही जबरदस्त मिसाइल है। और ये किसने दी है, किसको दी है? तो ध्यान देना भाई, अमेरिका ने दी है। और अमेरिका ने किसको दी है? भारत को दी है एंटीशिप मिसाइल। पहले भारत के पास ऐसी मिसाइलें नहीं होती थी। और पीछे भी आपको याद होगा कि हेलीकॉप्टर चिन्नुक भी दिया था, हेलीकॉप्टर चिन्नुक, है ना। तो ये इतने जबरदस्त हथियार है वो हमारी सेना के पास आ रहे हैं। तो हम धीरे धीरे विश्व की सैन्य ताकत की ओर क्या हो रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण है हमारी विदेश नीति, है ना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है इन पिछले वर्षों में साथियों। सरकारें कोई भी हो, विदेश नीति हमारी ज़बरदस्त स्ट्रांग है ना। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि विश्व के बड़े से बड़े देश है भारत की तरफ देख रहे हैं, और हमारे यहाँ मतलब हर एक चीज़ से कुछ पाना चाहते हैं। अरे तभी तो था विश्व गुरु, है ना। भारत में इस प्रकार की कुछ अद्भुत चीज़ें हैं। विश्व की तमाम शक्तियाँ भी अब दवा के लिए भी भारत की तरफ क्या है, देख रही है ना। तो ये अपने प्रभु की कृपा ही है, यहाँ के लोगों की ताकत है मित्रों। चलते हैं अपन, मैंने आपको ये प्रश्न का उत्तर तो दे दिया है कि किस देश ने भारत को हार्पून मिसाइल दी, अमेरिका ने। तो ये आपका सीधा उत्तर होगा। हालांकि ये सभी मित्र है, इजराइल भी ज़बरदस्त मित्र हैं। आपको याद होगा बालाकोट स्ट्राइक के समय यानी युद्ध जैसी स्थिति बनी थी, तो इजराइल ने कह दिया था कि अगर भारत हमें थोड़ा सा भी संकेत करेंगे तो अगले 1 घंटे में हमारे देश के सभी हेलीकॉप्टर, सभी लड़ाकू विमान भारतीय सीमा के अंदर होंगे। यानी युद्ध के लिए हम पुरजोर आप लोगों के साथ हैं, यानी हमारे मित्र पर कोई भी संकट आएगा तो हम साथ हैं। तो इस प्रकार की मित्रता देखते ही बनती है ना। कनाडा भी मित्र है। अभी नरेंद्र मोदी को इन्होंने कहा था हनुमान, क्योंकि ये संजीवनी जिस प्रकार भारतीय जो दवा है वो दी जा रही है ना, विश्व के उन देशों को जरूरतमंद को पहुंचाई जा रही है। तो इसलिए इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द किए हैं। ये हमारी ताकत है मित्रों। और रूस का तो वही मित्र है, आप जानते हो व्लादिमीर पुतिन, वो तो मित्र है ही है।
तो चलते हैं अपन अगले प्रश्न पर। अमेरिका की बात हो गई है, डोनाल्ड ट्रंप। अगला अपना प्रश्न बहुत अच्छा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए सीजी हार्ट, ध्यान देना अभी, सीजी हार्ट वेबसाइट लॉन्च की है। यानी एक ऐसे राज्य है भारत का जिसने सीजी हार्ट वेबसाइट लॉन्च कर रखी है, और वो जो राज्य है वो अपना कौन सा है? तो गुजरात की बात करेंगे, नहीं है। मध्य प्रदेश भी नहीं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर सीधे होते हैं। तो वह कौन सा है? छत्तीसगढ़ है मित्रों, आपको याद करना है। छत्तीसगढ़ ने एक वेबसाइट लॉन्च की है सीजी हार्ट। इसके द्वारा ये क्या करते हैं? होम डिलीवरी, यानी कि इस पर सूचना दी जाती है विभिन्न प्रकार की, और उस सूचनाओं के माध्यम से लोग भी दे देते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से। तो वहाँ से सीधी होम डिलीवरी, ये लोगों के घरों में खाने पीने की चीज़ें, सब्जी, जरूरी जो चीज़ें हैं वो सभी यहाँ पर पहुँचाई जाती हैं। तो ये ध्यान रख लेना छत्तीसगढ़ का। और छत्तीसगढ़ के बारे में तो तुम जानते ही हो, इसकी राजधानी आप जानते होंगे रायपुर है ही, राज्यपाल भी आप सब लोग जानते होंगे, है ना, अनुसुईया उइके, है ना। और छत्तीसगढ़ में एक छोटा रायपुर भी है जिसे कहा गया अटलपुर या अटलगढ़। और उसके बाद इसका अपन राष्ट्रीय पार्क की चर्चा करते हैं। ये तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, लोकसभा की 11 सीटें, राज्यसभा की 5 है। तो ये मैंने आप लोगों को सामान्य जानकारी, हालांकि हम पूरे भारत भ्रमण में मैं एक अलग से लेकर आऊँगा इसको एक दिन, है ना। आज अपना जो बिंदु है वो तो उत्तर प्रदेश है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न कौन सा है मित्रों? 15 अप्रैल 2020 को हसरत जयपुरी, ध्यान देना भाई, हसरत नाम क्या है? हसरत जयपुरी का 98वीं जयंती, हसरत जयपुरी की 98वीं जयंती थी। जयपुरी की क्या थी? 98वीं जयंती थी। जिनका संबंध किस क्षेत्र से है? जिनका संबंध किस क्षेत्र से है, यानी ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको सीधा सीधा याद रखना है मित्रों। क्या याद रखना है? कि ये वीणा वादक थे? नहीं। बांसुरी वादक थे? नहीं। गीतकार थे? बिल्कुल, ये पक्के क्या थे? गीतकार थे। बड़े अच्छे अच्छे गीत आप इन्होंने लिखे हैं, आपको याद होगा वो गीत इन्हीं का है ना। मस्त सा गीत है, आपका सुन करके आपका दिल भी गार्डन गार्डन हो जाना है मित्रों, है ना। हाँ, बहारों बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आने वाला है, ऐसा गीत इन्होंने गाया था। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आने वाला। आप जानते हो महबूब क्या होता है। चलते हैं ना, और भी अच्छे अच्छे गीत इन्होंने गाए थे। तो हमें तो ये ध्यान रखना, ये गीतकार थे। और 15 अप्रैल 2020 को इनकी 15 अप्रैल 2020 को 98वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, जयपुर से थे इसलिए जयपुरी इन्हें कहा जाता है। तो अपने राजस्थान की शान थे ये। ठीक है, चलते हैं अपन आगे। और अगला जो अपना प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अपना, और उस प्रश्न की संख्या तो आप देख ही रहे हो, वो है, यानी प्रश्न की संख्या है 7। और 7 नंबर जो अपना प्रश्न है वो कौन सा है? वो है हाल ही में, ध्यान से सुने भाई, हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे इन, ठीक है, मून जे इन, सुन लिया आपने इसका नाम, मून जे इन ने जीत हासिल कर ली है। तो मतलब अब प्रश्न ये सीधा पूछा गया है कि किस देश के राष्ट्रपति का क्या नाम है। अगर आपको पता है इन देशों के राष्ट्रपतियों को, तो आप सीधा ही उत्तर दे सकते हो। ठीक है, तो मून जे इन वो किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? दक्षिण कोरिया का। ध्यान देना, एक तो उत्तर कोरिया, एक दक्षिण कोरिया है, 2 है। तो आपको दक्षिण कोरिया का ध्यान रखना है। मून जे इन कौन है? मून जे इन। और एक उत्तर कोरिया भी और है, तानाशाही शासक, आप सब लोग जानते होंगे। ठीक है, उत्तर कोरिया, ये तो खतरनाक आदमी है इस वाला, तो चलो हम इसकी चर्चा ही नहीं करते हैं। तो अपन दक्षिण कोरिया की बात हमने कर ली है, राष्ट्रपति है मून जे इन दक्षिण कोरिया के। ठीक है, तो ये चुने गए संसदीय चुनाव में, तो आप लोगों को याद हो ही गया है। प्रश्न नंबर अगले पर चलते हैं, 8 नंबर प्रश्न। और 8 नंबर प्रश्न कहता है हाल ही में विश्व चग्गास रोग दिवस कब मनाया गया है? मित्रों, विश्व चग्गास या चग्गास रोग है, एक चौगास भी कई जगह नाम लिखा मिलता है। ये रोग दिवस कब मनाया गया है? तो इसकी तारीख आपको याद रखनी है, 14 अप्रैल। चग्गास एक रोग है जो कीड़ों के काटने से होता है, कीड़ों के काटने से। और इस रोग के लिए क्या, इस व्यक्ति ने, एक डॉक्टर चग्गास नामक एक विद्वान था, है ना, डॉक्टर था, डॉक्टर चग्गास, उसने इसके लिए एक टिक्का खोज लिया, तो फिर इसका नाम ही यही रख दिया, चग्गास। ध्यान रखना,
तो ये चग्गास रोग दिवस है 14 अप्रैल को मनाया गया है। और एक बात बड़ी अच्छी है, ये प्रथम ही दिवस है, ध्यान देना, यह प्रथम ही दिवस है, पहली बार ही मनाया गया। अब आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे मनाते जाएंगे। अगला प्रश्न एक मैंने यहाँ लगता ही और दे दिया, बहुत अच्छा प्रश्न है। विश्व हीमोफीलिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है किस तारीख को मनाया जाता है मित्रों? 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जो XX गुणसूत्र से होता है, तो आपको ध्यान होगा क्रोमोसोम XX महिला से होता है। ध्यान देना, इसकी जनक महिला होती है, महिला से ही आगे संचार होता है, एक तरीके से जेनेटिक रोग इसे मैं कह सकता हूँ। लेकिन ये होता सबसे ज़्यादा किस में है? पुरुषों में होता है। होता किससे ज़्यादा है? पुरुषों में होता है। ठीक है, तो चलते हैं अपन लोग आगे, जो भी है वैज्ञानिक चीज़ है ये। आगे अपन चर्चा करते हैं किसकी? अपने अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न अपना कौन सा है? 10 नंबर प्रश्न। और वो क्या कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिवर्स रेपो दर में, रिवर्स रेपो दर या रिवर्स रेपो रेट, बात एक ही है, में नई कटौती के बाद कितनी है, यानी रिवर्स रेपो रेट कितनी है, यह आपको बताना है। हमें क्या बताना है? रिवर्स रेपो दर या रेट अंग्रेजी का शब्द हो गया, ये कितना है वर्तमान में अब कटौती हुई है। मैंने आप लोगों को बताया था, शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर पिछले दिनों क्या आए थे? लाइव आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐलान किया था अपने देश में विभिन्न प्रकार के। तो ये रेपो रेट क्या होता है? ये बैंक के है ना, एक बैंक है जैसे अपना RBI है, और RBI किसी अन्य बैंकों को क्या देता है? ऋण देता है। तो देखो, पहले तो ये बैंक क्या करते हैं? इस बैंक को पैसे जमा कराते हैं, और फिर ये बैंक इनको ब्याज के रूप में देता है। तो वो कुछ रेट निकालता है, रेपो रेट, मतलब कुछ टैक्स वगैरह काटता है। तो वो आप ध्यान देना, रेपो रेट। तो ये रेट पहले क्या थी मित्रों? पहले थी 4%। कितनी थी? 4%। कितनी थी भाई? 4%, ध्यान रखना। और अब मैंने ये प्रश्न पूछ दिया कि बाद कितनी है, यानी अब कितनी है, तो मैं आपको इसका उत्तर दे देता हूं। अब कितनी है? 3.75 है। ठीक है, अब मुझे आप ये उत्तर दोगे, अब मुझे आप ये उत्तर दोगे कि इसमें कितने प्रतिशत दर की कटौती हुई है। तो सामने ही उत्तर पड़ा है, इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है कि पहले 4% थी, अब 3.75 हो गया है। तो इसमें कटौती कितनी हुई मित्रों? 0.25%। 0.25%। देखो, बहुत सरल है, इसे आप कठिन मत मानना, बहुत सरल है, और ऐसी चीजें हमें याद भी हो जाती हैं। यानी कि 4 से 3.75, 25% में कटौती RBI द्वारा अन्य बैंकों के लिए रिवर्स रेपो रेट लगाई जाती है, उसमें कटौती की गई है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा ये है, और वह कौन सा है? 11 नंबर प्रश्न। हाल ही में किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटीन करने के लिए अलगाव वार्ड बनाए गए हैं? अलगाव मतलब आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। और किनको लिए? देखो आप, ये भी एक खतरनाक चीज़ है ना, जैसे ये जो कोरोना वायरस है ना, कोरोना वायरस कोविड-19, ये क्या है? मनुष्य के लिए हानिकारक है ही है, लेकिन पशुओं के लिए भी खतरनाक सिद्ध हो रहा है ना, पशुओं में भी ये फैलता है। तो ये अब पीछे आपने सुना होगा, खबरें आप लोग सुनते होंगे, न्यूज़ वगैरह, है ना, यानी कि बाघों में भी ये फैल गया था। इस वजह से ये कोरोना वायरस को नियंत्रण करने के लिए जंगलों में भी, है ना, नेशनल जो पार्क है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो जीव जंतु रहते हैं उनमें न फैले, तो उनके लिए भी क्या बनाए गए हैं? क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। तो ये ध्यान रख लेना, ये किस क्षेत्र में बनाए गए हैं। तो मैं आप लोगों को इसका सीधा उत्तर दे देता हूँ, और वह है जिम कॉर्बेट। कहाँ है? जिम कॉर्बेट है। अगर बात अपन जिम कॉर्बेट की करते हैं, तो ये भारत का क्या है? सबसे पुराना नेशनल पार्क है भाई, सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है। और ये भी आपको ध्यान रख लेना है कि इसकी स्थापना 1936 में हुई है। आप मुझे ये बताओगे जिम कॉर्बेट है कहाँ, तो आप बता दोगे कहाँ? यूटी में है। यूटी का मतलब क्या हो गया? उत्तराखंड में है। ठीक है, और अब मैं आपको एक अच्छी बात और बता देता हूँ, इन सभी की चर्चा कर लेते हैं। सरिस्का की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? ये अपने कहाँ पर है? राजस्थान में है। ये अपने कहाँ पर है भाई? राजस्थान में है। तो ऐसे आप लोगों को याद करना है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, और ये भी नेशनल पार्क है। और एक अपन बात करते हैं गिर नेशनल पार्क की। तो मित्रों, गिर कहाँ है? गुजरात में है। गिर कहाँ है? गुजरात में है, जहाँ पर क्या है? शेर पाए जाते हैं, और गुजरात के तो शेर ही होते हैं। और अपन जिम कॉर्बेट की बात कर चुके हैं मित्रों। इंद्रावती की बात करें तो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को शायद अभी बताया था, हाँ बिल्कुल बताया था, और वो क्या था?
अपन छत्तीसगढ़ राज्य की बात कर रहे थे, तो छत्तीसगढ़ में 3 प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है मित्रों, इंद्रावती, कांगेट घाटी और गुरु घासीदास। तो ये इंद्रावती आ गया, और 2 मैंने आप लोगों को और बताए थे, वो भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। एक तो कांगेट घाटी हो गया, कांगेट घाटी, और एक कौन सा हो गया, एक मैंने आप लोगों को अभी बताया, गुरु घासीदास, ठीक है, गुरु घासीदास हो गया। तो अगली अपन बात करते हैं, ये तो आपको याद हो गया है, कोविड से बचने के लिए इस प्रकार के जतन या प्रयत्न है ना किए जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं, हाल ही में किस बैंक ने एटीएम लेन देन पर लगने वाले शुल्क को बंद किया है? यानी ऐसा बैंक है जो क्या है, एटीएम लेन देन में हमारा चार्ज करता है। एटीएम यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, आप सब जो जानते हो, यानी अपने आप गणना करने वाली मशीन, हम पैसे लेकर आते हैं तो सब जानते होंगे। तो ये ऐसा कौन सा बैंक है जिसने एटीएम जो शुल्क है लगता था ट्रांजैक्शन का, उस पर क्या कर दिया है, रोक लगा दी है। तो ऐसा जो बैंक है, न तो सेंट्रल बैंक है, न ही बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा है, न ही पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक है। तो उत्तर क्या हो गया, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया है, सब यानी ये कुछ समय के लिए, आंशिक समय के लिए, जब तक लॉकडाउन है तब तक इन्होंने बैंक के अंदर जो एटीएम चार्ज लगता है वो अब नहीं लगेगा। तो कुछ हेल्प और कुछ राहत मिली है। अगले प्रश्न पर अपन विचार करते हैं मित्रों, और अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, प्रश्न नंबर 13 की अपन चर्चा करते हैं। 13वां प्रश्न हमारा कौन सा है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर जफर सरफराज का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? ध्यान देना, कोविड ने बड़े बड़े लोगों को तंग कर रखा है, और अधिकतर उन लोगों को ज़्यादा तंग कर रखा है, और वह कौन सा है वो आप जानते ही होंगे। तो मतलब बड़े बड़े वीआईपी लोगों को ज़्यादा तंग किया है, कि जो लोग विदेश में इधर उधर आते हैं जाते हैं, ठीक है, उन लोगों पर इस प्रकार के संकट है, अधिकतर मंडराते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बाहरी विदेश से आई हुई बीमारी है, चीन से, चीन के वुहान शहर आप सब जानते हो, हुबई प्रांत, ठीक है। तो मैं यहाँ यही कहना चाहता था कि हाल ही में किस देश का नाम बताना है, उत्तर देश के रूप में आएगा, और पूर्व क्रिकेटर, और क्रिकेटर का नाम क्या है, जफर सरफराज का क्या हो गया है, कोरोना वायरस की वजह से, कोरोना वायरस के कारण इसकी क्या हो गई है भाई, मृत्यु हो गई है। तो हमें ध्यान देना है ऐसा, यानी कि किस देश में हुआ है, तो ये ध्यान दे लेना मित्रों, नापाक इरादों वाला देश हमारा एक पड़ोसी है, और जो कि क्या है, नापाक है, इसका नाम क्या है, पाक है। तो बांग्लादेश का नहीं, अफगानिस्तान का नहीं, पाकिस्तान का नहीं। मित्रों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बता देता हूँ, पाकिस्तान के पीएम है जिनका नाम इमरान खान है। नाम हमें तो बार बार इनका लेने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, हम तो ऐसे ही 1 मिनट खराब ही करेंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ये जो इमरान खान क्या कहता है आपको पता है क्या? नेशनल टीवी के चैनल पर ये कह रहा है कि भाई जब इस बीमारी का इलाज ही नहीं है तो फिर जांच क्यों की जाए। भाई जब इस बीमारी का इलाज ही क्यों नहीं है तो इसकी जांच क्यों की जाए। देखो कितना बुद्धिमत्तापूर्ण है ना व्यक्ति है ना, कितना बुद्धिमान व्यक्ति है कि वो कह रहा है कि जब इस बीमारी कोई जांच ही नहीं है, मतलब कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, तो लोगों की जांच क्यों की जाए, है ना भला। तो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कब्रें खुदा कर तैयार कर ली हैं, ठीक है, ऐसा सोशल मीडिया से भी आता है, पता नहीं इस बातों में सत्यता कितनी है। लेकिन वो जो सूचना है ना कि हम जांच क्यों करें, वो तो नेशनल टीवी की है। तो अपन बात करते हैं मित्रों, एक यह बात ये भी आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान हमसे वो दवाई क्यों नहीं मांग रहा है। आपको याद होगा कौन सी, क्योंकि उसको स्पेलिंग नहीं आती है। स्पेलिंग का नाम आप लोग भी जानते हो, नाम क्या है भाई, बताना मुझे कमेंट में, नाम लिख करके बताना। जो एक दवा है ना, जैसे भी है, मैं भी आपको नाम तो नहीं बताऊंगा, ठीक है, तो उस दवा का नाम लिख करके बताना। ट्रंप साहब ने वो दवा मांगी थी, है ना, इस प्रकार है, कवीन, लास्ट में कवीन है, ठीक है, आप बीच में कवीन है और लास्ट में जो भी आप ऐसे करके दिखाना मुझे, इसका पूरा नाम है वो आप लिख करके कमेंट बॉक्स में बताना, कितना ध्यान रखते हो आप, ठीक है। हाँ, चलते हैं अगले अपने कौन से प्रश्न पर, 14 नंबर प्रश्न पर विचार करते हैं। और 14 नंबर प्रश्न की हम चर्चा करेंगे तो हमारा सीधा उत्तर इस पर आने वाला है 14 नंबर पर, और वह कौन सा है, हाल ही में किसने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार, ध्यान देना पुरस्कार कौन सा है, एडिसन पुरस्कार
है ना जीता है। तो ये हमें याद रखना है। हाल ही में किसने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है? तो ये तो मैंने आपको बताया। पहला विकल्प रिलायंस, दूसरा विकल्प टाटा पावर, तीसरा बीपीसीएल। लेकिन यहाँ जो एक उत्तर दे रखा है कोई नहीं, लेकिन हमारा यहाँ उत्तर तो होगा कौन सा? टाटा पावर, है ना, जो कि सामाजिक संस्था के सरोकार यानी कई प्रकार के काम करते हैं। सामाजिक इनोवेशन यानी सोशल इनोवेशन, सामाजिक नवाचार के लिए पुरस्कार मिला है एडिसन पुरस्कार। पुरस्कार का नाम क्या है? एडिसन पुरस्कार, जो कि किसको मिला है? टाटा पावर को मिला है। ये थे मित्रों आज के हमारे बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न, रोचक प्रश्न जो हमने किए। अब देखो हम अब और महत्वपूर्ण चीज करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज आपके इस बिंदु में एक चीज होगी और वो होगा अपना भारत भ्रमण। और भारत भ्रमण में हम एक राज्य का भ्रमण करेंगे और वह राज्य हमारा कौन सा है? उत्तर प्रदेश है साथियों। सबसे पहले अपन बात करते हैं भारत भ्रमण, उत्तर प्रदेश। साथियों उत्तर प्रदेश की जब भी बात आएगी तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये ध्यान देना चाहिए, साइंस आप जानते ही होंगे, कॉमन सेंस की बात है ना, कि यूपी की राजधानी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल कौन सी है? तो वो है लखनऊ। क्या है भाई? लखनऊ है। और जब आपको लखनऊ नाम आए तो याद रख लेना, इसे नवाबों की नगरी भी कहते हैं। नवाबों की नगरी, नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। और लखनऊ से वर्तमान सांसद हमारे जो क्या है, हमारे वर्तमान में रक्षा मंत्री है जिनका नाम है राजनाथ सिंह। वो यहाँ से इस संसदीय सीट से क्या है? सांसद है। और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। चलते हैं अगले अपने बिंदु पर। अगला बिंदु है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है मित्रों? तो राज्यपाल है यहाँ राज्यपाल महोदया, जिसका नाम है आनंदीबेन पटेल। आश्चर्य होगा, चौंक गए होंगे आप लोग, ऐसा नाम आपने कहीं सुना होगा। और कहाँ सुना है मैं आपको बता देता हूँ। ये नाम हमने सुना है मित्रों गुजरात में, है ना। कहाँ पर? गुजरात में। जैसे ही हमारे प्रथम माननीय प्रधानमंत्री मतलब प्रथम बार प्रधानमंत्री कौन बने थे, यानी कि अभी यहाँ प्रथम बार की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे दूसरी बार अभी बने ही हैं, तो वो कौन है? नरेंद्र मोदी। तो गुजरात में जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, पहले ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उसके बाद गुजरात की जो सीएम थी उसका नाम क्या था? गुजरात की पूर्व सीएम, और वह कौन थी? आनंदीबेन पटेल। लेकिन उसके बाद कौन बन गए थे? विजय रूपाणी। कौन बन गए थे? विजय रूपाणी। तो गुजरात के वर्तमान सीएम विजय रूपाणी है, आनंदी पटेल पूर्व सीएम है, लेकिन अब ये क्या है? यूपी की क्या है? राज्यपाल है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर बात करते हैं मित्रों मुख्यमंत्री की। तो यूपी के मुख्यमंत्री को भला कौन नहीं जानता? योगी बाबा को अच्छी तरह से जानते होंगे आप लोग। योगी बाबा, है ना, टीम 11 इन्होंने क्या कर रखी है? गठित कर रखी है ना, टीम 11, है ना। लॉकडाउन को जो तोड़ता है वो फिर क्या करता है? पछताता ही है ना। हाँ, कोई भी नियम यहाँ पर तोड़े नहीं जा सकते। ठीक है, तो योगी बाबा, और ध्यान रख लेना योगी आदित्यनाथ इनका अभी जो नाम है, और इनका वास्तव में अगर मूल नाम था जब पहले ये संन्यास नहीं लिए हुए थे, है ना, इन्होंने साइंस में अच्छी पढ़ाई भी की थी, तो इनका नाम था अजय सिंह बिष्ट, मूल नाम था, राजपूत जाति के ये है। तो योगी बाबा, योगी आदित्यनाथ यूपी के क्या है? मुख्यमंत्री है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्या है जो राज्य है, उसको ये नियंत्रण करते हैं। तो अब अपन बात करते हैं क्षेत्रफल की मित्रों। तो क्षेत्रफल 2,40,928 km स्क्वायर है, यानी वर्ग किलोमीटर है। तो देश में स्थान की बात करेंगे तो साथियों कौन सा हो जाएगा? चौथा स्थान है। किनका स्थान है भाई? चौथा स्थान है। किसका? यूपी का। किसमें? क्षेत्रफल में। ध्यान देना, क्षेत्रफल में चौथा और जनसंख्या में प्रथम स्थान है। क्षेत्रफल में चौथा स्थान है, आपको याद होगा। पहला किसका होगा? कौन बताएगा? पहला तो अपना राजस्थान, आपारा राजस्थान का पहला स्थान है। और दूसरे की बात करेंगे तो 2 नंबर पर मध्य प्रदेश आ जाएगा, 3 नंबर पर महाराष्ट्र आ जाएगा। ऐसे याद कर लेना एक बिंदु को, राम महू याद कर लेना। तो रा से राजस्थान हो जाएगा, मैं से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, और फिर मैं से फिर क्या होगा? महाराष्ट्र, और 4 नंबर क्या हो जाएगा? यूपी यानी उत्तर प्रदेश। तो ऐसे आप याद कर लेना। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी मित्रों? इसी से संबंधित जुड़े हुए और चीज़ों की। जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें 20 करोड़ से अधिक जनसंख्या है, वो कहाँ पर है? यूपी में है। तो देश में ये कौन सा, देश में कितने नंबर पर है जनसंख्या में? प्रथम स्थान पर है। किस पर है? प्रथम स्थान पर। और अब अगर अपन बात करें किसकी?
कुछ और चीज़ों की जो उत्तर प्रदेश के लिए ज़रूरी है। लोकसभा की मित्रों, लोकसभा की सीटों की बात करें तो भारत में प्रथम है, ये भी है ना, प्रथम सबसे ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा की। और कहाँ पर है? यूपी में 80 सीटें हैं। अधिकतर प्रधानमंत्री यही है ना, यही राज्य तय करता है। तो यहाँ जो ज़्यादा सीटें जीतता है लगभग वही प्रधानमंत्री उसी पार्टी का बनता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। और जब बात करेंगे विधानसभा की, देखो आंकड़ा बहुत लंबा चौड़ा है, 404 सीटें विधानसभा की कितनी है? 404 सीटें विधानसभा की है ना। जो योगी जी अब क्या बने हुए हैं? मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इन्हीं विधायकों के क्या, वो नेता है, विधायक दल के नेता हैं। एक बात मैंने आप लोगों को ये बताई होगी कि यूपी के जो मुख्यमंत्री है, पहले ये ना, यहाँ यूपी में गोरखपुर एक संसदीय क्षेत्र है, वहाँ के ये है ना लगातार 7 बार सांसद रह चुके थे। चलते हैं अपन अगले बिंदु पर, और अगला बिंदु कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान। यूपी का राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क है। और नेशनल पार्क की जब बात की जाएगी तो मित्रों यहाँ एकमात्र ही नेशनल पार्क है यूपी में, बड़ा स्टेट होने के बावजूद भी। तो वो कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क। दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, ये कहाँ पर है? यूपी में। तो इसको वैसे याद कर लेना आप लोग। और दूसरी अगर बात करें अपन यहाँ बांध की, तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। रिहंद बांध यहाँ का क्या है? प्रसिद्ध है। रिहंद बांध यहाँ का क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये रिहंद बांध भी आप याद करना कहाँ पर है? यूपी में। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, हर एक एग्जाम से यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं अलग अलग है ना टाइप के। तो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। और राजकीय पशु की बात करें, राजकीय पशु की यहाँ पर कौन सा है? यूपी का राजकीय पशु बारहसिंगा है साथियों, बारहसिंगा। कौन सा है? बारहसिंगा। और अब अपन बात करें नदियों की, तो कुछ नदियों की बात हो जाती है। गंगा की, तो मित्रों याद रखना, गंगा यहाँ की प्रमुख नदी आप जानते ही हो। और इसके किनारे बनारस व कानपुर बसा हुआ है। बनारस आप जानते हो बाबा विश्वनाथ की क्या है? विश्वनाथ की नगरी है ना। बनारस का ही नाम क्या है? वो वाराणसी है। और वाराणसी से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यहाँ से क्या है? सांसद है। ये जब यहाँ गए थे, इन्होंने नारा लगाया था कि मैं यहाँ आया नहीं हूँ, गंगा मैया ने मुझे बुलाया है। ठीक है, यमुना की बात करेंगे तो यमुना में आगरा है, मथुरा यमुना के किनारे स्थित शहर है। और गोमती के किनारे लखनऊ है, जहाँ के सांसद राजनाथ सिंह है। और घाघरा व सरयू, देखो सरयू नदी को याद रखना, इसके किनारे क्या? अयोध्या, रामनगरी अयोध्या स्थित है। और जब अपन बात करेंगे कुछ अन्य नदियों की, तो चंबल भी है, कैन भी है और बेतवा भी है। और यहाँ एक चीज़ और याद रख लेना, शास्त्रीय नृत्य की मित्रों, शास्त्रीय नृत्य की उत्तर प्रदेश के, तो वो है कथक। आपको याद होगा यही सबसे प्राचीन, कथक का प्राचीन घराना है। और सबसे नवीन घराना तो अपने कहाँ है? राजस्थान में, राजस्थान का जयपुर है। तो साथियों आपको ये सारी कक्षाएं पसंद आई होगी, और अपन अगली कक्षा में और बेहतरीन चीज़ें करेंगे। और इसी के साथ अब आप अपने दोस्त को दो इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।